हेलो फ्रेंड्स, मैं बालमुकुंद पंड्या। आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में अपार्टमेंट, फ्लैट या व्हाट्सएवर, इसमें कौन जो एजीएम होती है, इसमें चेयरमैन सेक्रेटरी का जो इलेक्शन होता है, तो हु आर एलिजिबल फॉर द वोटिंग, एंड दूसरा कि कौन कमिटी में खड़ा रह सकता है। मीन्स अगर चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर या तो को मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है तो उसमें हु आर एलिजिबल टू स्टैंड इन अ इलेक्शन। तो इलेक्शन में खड़ा रहने के लिए एलिजिबिलिटी किसकी है, कौन खड़ा रह सकता है, कौन नहीं खड़ा रह सकता है और किसको वोट देने की सहमति है। तो दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत बार थोड़ा पेचीदा हो जाता है। कई बार उसका डिसीजन लेना कमेटी मेंबर के लिए भी मुश्किल हो जाते हैं। सरल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं कि उसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन नहीं एलिजिबल है, तो आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। इवन तो फिर भी आपको कोई डाउट्स है, कंसर्न है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई। दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ ऐसे ही अपार्टमेंट, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, फ्लैट और ऐसे कंसर्न टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर होता हूँ। दोस्तों, कमेटी कैसे बनाती है उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है। अगर फिर भी किसी ने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि एलिजिबल कौन है। दोस्तों, जो फ्लैट का मालिक है, उस ऑनर जिसके नाम पे सैलरीड है और उसके नाम पे ही शेयर सर्टिफिकेट है, जिसके नाम पे सैलरीड है उसके नाम पे शेयर सर्टिफिकेट है, वो एलिजिबल है वोट करने के लिए और एजीएम में अटेंडेंस करने के लिए, और सेकंड की वो कमेटी में भी खड़ा रह सकता है। सेकंड, अगर हस्बैंड वाइफ या तो फादर मदर या तो फादर और सन के नाम पर अगर दो नाम का घर है तो सबसे पहले जिसका नाम है, मीन सपोज सैड डील में पहले हस्बैंड का उसके बाद वाइफ का नाम है, या तो हस्बैंड इज एलिजिबल फॉर द वोटिंग एंड उसके साथ वाइफ कब एलिजिबल होती है कि अगर हस्बैंड उसकी एनओसी देता है तो अकेली वाइफ, मीन्स वन ऑफ द मेंबर इज एलिजिबल फॉर द वोटिंग और वन ऑफ द मेंबर इज एलिजिबल फॉर द आप कमिटी में खड़ा रह सकते हैं। सो दोस्तों, ये चीज क्लियर हो गई। इवन दो कोई भी सैलरीड अगर हो गई है लेकिन शेयर सर्टिफिकेट में एक ही नाम है, तो जिसका नाम का घर है, मीन जिसके नाम पे शेयर सर्टिफिकेट है, वो इज एलिजिबल फॉर द वोटिंग, या तो आप कमेटी में खड़ा रह सकता है। कई बार क्या होता है कि सैलरीड हो चुकी होती है लेकिन शेयर सर्टिफिकेट में ट्रांसफर नहीं होता है, तो शेयर सर्टिफिकेट में आप नहीं है तो वो या तो वोटिंग करने के लिए भी लायक नहीं होता है और वो कमेटी में भी खड़ा नहीं रह सकता है। लेकिन उसमें भी कुछ क्लॉजेस है, हम आगे डिस्कशन करेंगे कि उसमें से क्या हम कर सकते हैं। उसके बाद अगर सपोज कि हस्बैंड वाइफ के नाम पे घर है, वाइफ कमेटी में खड़ा रहना है या तो वोटिंग करनी चाहती है, तो हस्बैंड का एनओसी सर्टिफिकेट या एनओसी एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। उसके अलावा अगर कमेटी में जो लोग पहले से है लेकिन जिसने मकान बेच दिया है लेकिन अभी भी सैलरीड नहीं हुई है, तो वो भी उसके लिए मीन्स वोटिंग कर सकता है। क्योंकि कई बार मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि सर मैंने मकान बेच दिया है लेकिन अभी भी सैलरीड नहीं हुआ है, शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर नहीं हुआ, तो वो भी कैंडिडेट ऐसा अभी तक सैलरीड नहीं हुआ है, इसलिए वो कमिटी मीन्स ए एसोसिएट मेंबर है और वो वोटिंग कर सकता है और एजीएम में भी बैठ सकता है। नया ऑनर जब उसकी सैलरीड हो जाएगी, शेयर सर्टिफिकेट में ट्रांसफर हो जाएगा, तभी कर सकता है। तो होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कि हु इज नॉट एलिजिबल। एलिजिबल वो लोग हैं नहीं है कि सपोज कि मैंने सेकंड नाम किया है कि दो का नाम है, सेकंड जब तक एनओसी नहीं मिलती है तो वो एलिजिबल नहीं है। सेकंड कि जिस बाय डिफॉल्टर जिसने मेंटेनेंस पेमेंट कंटिन्यूस 3 महीने से नहीं किया है और उसको रिटर्न नोटिस जा चुका है, उसके बाद उसने 3 महीने तक पेमेंट नहीं किया मेंटेनेंस का, तो ऑफिशियली ही या तो शी इज नॉट एलिजिबल फॉर द वोटिंग और नॉट एलिजिबल फॉर द कमिटी में खड़ा रहने के लिए। इवन तो उसमें अगर फिर भी कमेटी एजीएम चाहती है, क्योंकि जनता जनार्दन है,
चाहती है तो ऐसे लोगों को वोटिंग करने की रिटर्न में परमिशन लेने के बाद ही वोटिंग करने की परमिशन या तो कमेटी में खड़ा रहने की परमिशन मिलती है। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे रीजन की वजह से वो नहीं कर पाते हैं, पेमेंट नहीं कर पाता है, इसलिए जनता जनार्दन और एजीएम को ये पावर है कि वो उसको एलिजिबल कर सकता है। लेकिन ऑफिशियली अगर पेमेंट नहीं किया है, कोई फिक्स रीजन नहीं है और आपने रिटर्न में उसको इन्फॉर्म किया है तो 3 महीने तक उसने पेमेंट नहीं किया है तो ही इज नॉट एलिजिबल। ओवर एंड एबो अगर कोई मेंबर लास्ट 3 एजीएम में अटेंडेंस नहीं किया है और उसने रिटर्न में भी कुछ दिया नहीं है कि मैं ये रीजन की वजह से अटेंड नहीं कर पाऊँ और कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो ऐसे भी कमेटी मेंबर वो वोटिंग करने के लिए और तो कमेटी में स्टैंड रहने के लिए वो एलिजिबल नहीं होता है, क्योंकि वो भी डिसीजन जनता जनार्दन के ऊपर है, एजीएम के ऊपर है। अगर वो चाहती है कि ऐसे लोग को वोटिंग की परमिशन दिया जाए तो वो दे सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और जनता जनार्दन की परमिशन चाहिए। दोस्तों, उसके अलावा किसी का एक क्वेश्चन हो सकता है, मेरे पास भी आ रहा है, कि अगर कोई ऐसे एसोसिएट मेंबर है कि सोसाइटी के अंदर या तो फ्लैट के अंदर 2 या 3 फ्लैट है, तो क्या वो कितनी बार वोटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर उसका फ्लैट में 2 या 3 घर है तो वहाँ पे वोटिंग करने की जो है वो जितने फ्लैट इतने लोग वोटिंग कर सकते हैं। अगर ऑनर मीन्स आप 2 फ्लैट है तो आप 2 बार वोटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, होप कि वोटिंग करने के लिए एलिजिबिलिटी नॉट एलिजिबल आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, और अभी तक मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।